वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब CUT UG राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। एजुकेशन विथ AKSP चैनल के लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आइए राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। CUT UG 2025 के लिए जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, उस सिलेबस का कोड है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 323। 323 क्या है? यह राजनीति विज्ञान का कोड है। नीचे लिखा है कक्षा 12 के लिए पाठ्यक्रम। कहने का मतलब है जो बच्चे 12 पास कर लेंगे CUT UG सब्जेक्ट से, खास करके पॉलिटिकल साइंस जो भी बच्चे विषय चुनेंगे, उस विषय का एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है, इसी के बारे में चर्चा आज हम आपसे करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राजनीति विज्ञान 323 लिखा हुआ है और एक छोटी सी टिप्पणी भी की गई है। देखिए, जैसा लिखा है कि 50 प्रश्नों वाले एक प्रश्न पत्र में से 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। देखिए, ये जो सिलेबस है ENTA ने 2024 का सिलेबस जो है वही डाला है, इसको अपडेट नहीं किया है। इसीलिए इसमें क्या है कि 50 प्रश्नों में से कोई 40 प्रश्न करना है। यानी राजनीति विज्ञान का जो आप CUT UG का पेपर देंगे, उसमें 50 प्रश्न टोटल होंगे और आपको 40 प्रश्न करने होंगे। लेकिन 2025 के CUT एग्ज़ाम जो होगा, उसमें एक परिवर्तन किया गया है कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान जिनका सब्जेक्ट है, इसमें 50 प्रश्न में से 40 प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि 75 प्रश्न होंगे और 75 प्रश्न टोटल को करना होगा अपने डोमेन सब्जेक्ट में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें पढ़ना क्या है। पहला देखिए जो सेक्शन है वह है आज़ादी के बाद से भारत में राजनीति। ये देखिए एक सब टॉपिक से है, ठीक है, सॉरी, यह देखिए एक सेक्शन है आज़ादी के बाद से भारत में राजनीति। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। पहला है सब टॉपिक्स, एक दल के प्रभुत्व का युग, अर्थात पहले 3 आम चुनाव, ठीक है, पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने किस प्रकार से जीत हासिल की है, कांग्रेस का किस तरीके से डोमिनेंट रहा है पूरे भारतीय राजनीति में, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रगति, वही जैसा मैंने कि पहले बताया कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस ने पूरे भारतीय राजनीति में किस तरीके से डोमिनेंट रोल प्ले किया था, इसके बारे में आप सबको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर दिया गया है कि राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व। प्रथम 3 आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में राज्य के स्तर पर असमान प्रभुत्व देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि हर राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी, अर्थात 1967 के बाद केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्यों में जैसे केरला है, तमिलनाडु है, इन सब राज्यों में दूसरे पार्टियों की सरकार थी। ठीक है, इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व जो रहा है, इसके बारे में भी अध्ययन आप लोगों को करना है। आगे देखिए क्या लिखा है, प्रभुत्व की कांग्रेस की गठबंधन की प्रकृति, कांग्रेस की गठबंधन प्रकृति। कांग्रेस ने इन छोटी छोटी पार्टियों से, जो कि राज्यों में
सत्ता में आई थी तो इनके साथ किस प्रकार से गठबंधन किया है और इनके गठबंधन करने की प्रकृति क्या रही है, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सब टॉपिक्स के अंतर्गत क्या दिया गया है। प्रमुख विपक्षी दल, कहने का मतलब है आज़ादी के बाद भारतीय जो राजनीति है उसमें कांग्रेस के अगेंस्ट कौन कौन से प्रमुख विपक्षी दल थे। जैसा आप जानते हैं कि वामपंथी दल एक प्रमुख विपक्षी दल रहा है। ठीक है, यह कांग्रेस के अगेंस्ट चुनाव लड़ी और राज्य में अपनी सरकार बनाई। तो इन विपक्षी दलों का भी आपको अध्ययन करना होगा CUET UG 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम नेक्स्ट सब टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं तो वह टॉपिक है राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियाँ। क्या है, राष्ट्र निर्माण और इसकी चुनौतियाँ। ठीक है, यानी राष्ट्र निर्माण क्या होता है, ठीक है, और राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियाँ होती, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है CUET एग्ज़ाम के लिए। और इसमें भी दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, खास करके दिया है विभाजन, विरासत, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती, शरणार्थी पुनर्वास की चुनौती, कश्मीर की समस्या, ध्यान दीजिएगा कश्मीर की समस्या, इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक, राज्यों का निर्माण और पुनर्गठन, इसके बारे में भी आपको CUET एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है कि कैसे देश की आज़ादी के बाद विभाजन की जो पुनर्वास की नीति रही, कश्मीर समस्या को कैसे सुलझाया गया, राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का तो भाषाई आधार पे हुआ, और भाषा को लेकर के जो राजनीतिक संघर्ष हुआ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है CUET एग्ज़ाम 2025 देने के लिए पॉलिटिकल साइंस का विषय चयन करने पर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरा सब टॉपिक से है जो आप सभी लोगों को पढ़ना है CUET UG राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, वह है नियोजित विकास की राजनीति। क्या है, नियोजित विकास की राजनीति। अब देखिए नियोजित विकास जो राजनीति है इसमें भी आपको कुछ खास चीज़ें पढ़नी है, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना आपने नाम सुना होगा, पंचवर्षीय योजनाएं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, फिर उसके बाद नीति आयोग का गठन हो गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो लागू करने की जिम्मेदारी जिसकी होती है वह आयोग का नाम पहले जो होता था वह था योजना आयोग, अब उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजनाएं कब चली, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रमुख थीम क्या थी, पंचवर्षीय योजनाओं में किन किन क्षेत्रों पर ज़्यादा बल दिया गया, इन सब के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आगे देखिए दिया है राज्य क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय। तो इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, राज्य क्षेत्र का विस्तार और नए आर्थिक हितों का उदय। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और दिया गया है कि अकाल और पंचवर्षीय योजनाओं का निलंबन। आपको पता है कि भारत में आज़ादी के बाद भीषण अकाल भी पड़ा हुआ था और ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित भी कर दिया गया था और फिर स्थगित करने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं आगे फिर बढ़ी। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति और उसके राजनीतिक परिणाम। आपको हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है कि हरित क्रांति
कब हुआ हरित क्रांति, किन क्षेत्रों में हुआ, हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के क्या लाभ हुए और क्या दुष्परिणाम हुए, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है कि हरित क्रांति का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो चौथा सब टॉपिक है पहले सेक्शन के अंतर्गत, भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेशी संबंध के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। भारत के विदेशी संबंध के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति क्या रही है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इनकी नीति के विदेश नीति में दो प्रमुख महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं, पंचशील का सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या है 1962 का भारत चीन युद्ध। आपको इसके बारे में भी पढ़ना है कि जब 1962 ईस्वी में भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो उसके क्या कारण थे। ठीक है, जिसके कारण भारत चीन युद्ध हुआ और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे दिया है 1965, क्या दिया है 1965, ध्यान दीजिएगा 1965 और 1971। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है कि 1965 और 1971 के बीच 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, और इसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में भी आपको COT 2025 के एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का परमाणु कार्यक्रम और विश्व राजनीति में बदलते गठबंधन। ठीक है, भारत का परमाणु कार्यक्रम बेसिकली किस प्रकार से रहा है और विश्व राजनीति में किस तरीके से बदलते गठबंधन रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, भारत का परमाणु कार्यक्रम, जैसा आपको पता है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, तो इस भारत के परमाणु कार्यक्रम को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे COT UG 2025 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट सब टॉपिक्स देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सब टॉपिक्स है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, यह है नेक्स्ट सब टॉपिक्स। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखिए नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार। ठीक है, यानी नेहरू के बाद, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार किस तरीके से हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का मतलब है कि 1967 के बाद किस तरीके से चुनाव में उथल पुथल देखने को मिला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। किस तरीके से राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार आई, कांग्रेस के विपक्ष में राज्यों में सरकार आई, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे है कांग्रेस का विभाजन और पुनर्गठन। तो कांग्रेस का विभाजन किस तरीके से हुआ, इसको भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का विभाजन बेसिकली दो भागों में हो गया। एक तो कांग्रेस आई जो इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती थी, फिर कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था मोरारजी देसाई, जिसको कांग्रेस ओ के नाम से जानते हैं, मोरारजी देसाई का खेमा था। तो इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन दो गुटों में हो गया था। और पुनर्गठन 1971, और 1971 में यह दोनों गुट जो है, इंदिरा गांधी का जो गुट है, इसके अलावा मोरारजी देसाई का जो गुट है, फिर आपस में एक होते हैं। इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 1971
के चुनाव में कांग्रेस की जीत, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है। इसके अलावा दिया गया है गरीबी हटाओ की राजनीति। गरीबी हटाओ की जो राजनीति रही है इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस सब टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। प्रतिबद्ध नौकरशाही और न्यायपालिका की तलाश। प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या होता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना होने के बाद कैसे वो सही तरीके से कार्य करे, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन किस प्रकार से चला और बिहार आंदोलन किस प्रकार से चला और इसका क्या परिणाम हुआ भारतीय राजनीति में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे आइए देखते हैं आपातकाल। आपातकाल इमरजेंसी के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है। संदर्भ संवैधानिक और अतिरिक्त संवैधानिक आयाम। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपातकाल का किस तरीके से विरोध किया गया, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। 1977 के चुनाव और जनता पार्टी का गठन। भारतीय राजनीति में 1977 के चुनाव और जनता पार्टी का सरकार किस तरीके से बन गई, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है COT UG 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है सब टॉपिक क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है क्षेत्रीय दलों का उदय। ठीक है। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, इसका निर्माण कैसे होते हैं, क्षेत्रीय दल के क्या कार्य होते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय दलों का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर इसके अलावा है कि पंजाब संकट और 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हुए हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसको आप पढ़िएगा। पंजाब संकट क्या है और 1984 के सिख विरोधी दंगे क्या क्या हुए हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएं। उत्तर पूर्व में चुनौतियाँ क्या क्या हैं और उसकी क्या प्रतिक्रियाएं हुई, इसके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है नए सामाजिक आंदोलन का उदय। इस सब टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है, यह ध्यान दीजिएगा। आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना है किसान आंदोलन, क्या क्या किसान आंदोलन हुआ था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। महिला आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों को लेकर क्या क्या आंदोलन हुआ था, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर पर्यावरण और विकास प्रभावित जन आंदोलन, यानी पर्यावरण को लेकर के जो आंदोलन चला है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। मेधा पाटेकर का नाम आपने सुना है, प्रमुख पर्यावरणविद रही हैं और पर्यावरण को लेकर के आंदोलन की हैं। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन बेसिकली मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था, तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन। क्या है मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके सामने जो पढ़ना है वह है लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति। लोकतांत्रिक उभार और गठबंधन की राजनीति, इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, यह पढ़ना 1990 के दशक में भागीदारी का उभार। 1990 में
किस तरीके से भागीदारी का उभार हुआ है, इसके बारे में अध्ययन आपको करना है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं जेडी और बीजेपी का उदय किस प्रकार से हुआ है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का उदय किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की राजनीति की बढ़ती भूमिका। ठीक है, क्या है? क्षेत्रीय दलों और गठबंधन की राजनीति की बढ़ती भूमिका के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर यूएफ और एनडीए सरकारें किस प्रकार से आई सत्ता में। ठीक है, और इसका क्या प्रभाव हुआ भारतीय राजनीति पर, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है 2004 का चुनाव और यूपीए सरकार। भारतीय राजनीति का जो आम चुनाव 2004 में हुआ, उसमें कांग्रेस की सरकार बनी और किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने काम करना शुरू किया 2004 के आम चुनाव में जीतने के बाद, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए नेक्स्ट सब टॉपिक्स क्या है, हाल के मुद्दे और चुनौतियाँ, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसमें बेसिकली क्या अध्ययन करना है, वैश्वीकरण की चुनौती और प्रतिक्रियाएँ क्या क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नई आर्थिक नीति और इसका विरोध किस तरीके से हुआ, इसके बारे में अध्ययन करना है। उत्तर भारतीय राजनीति में ओबीसी का उदय, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर आगे पढ़ना है चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र में दलित राजनीति किस तरीके से हुई, इसके बारे में भी अध्ययन करना है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी याद रखना है कि सांप्रदायिकता की चुनौती क्या है, अयोध्या विवाद क्या है, और गुजरात दंगे क्या थे और इसका क्या परिणाम हुए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है CUT 2025 का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए जो दूसरा सेक्शन है वह है समकालीन विश्व राजनीति। इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली देखिए पहला जो टाइटल दिया है सब टॉपिक के अंतर्गत वह है विश्व राजनीति में शीत युद्ध का काल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। इसमें पढ़ना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्ति गुटों का उदय, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया था, तो दो शक्ति गुटों का उदय हुआ था। एक गुट का जो सर्वेसर्वा था वो अमेरिका था और एक गुट का सर्वेसर्वा रसिया था, जिसको सोवियत संघ के नाम से पहले जाते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसके बारे में भी अध्ययन करना है। शीत युद्ध के दायरे क्या क्या है, कोल्ड वार क्या होता है, इसके दायरे क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। फिर आपको अध्ययन करना है द्विध्रुवीयता की चुनौतियाँ ये क्या है। ठीक है, फिर दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की देन है। ठीक है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की खोज किस प्रकार से हुई, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और भारत और शीत युद्ध के बीच किस प्रकार का संबंध रहा, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, जो आपके सिलेबस में मौजूद है। नेक्स्ट है दूसरी दुनिया का विघटन और द्विध्रुवीयता का पतन, ये क्या है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसमें दिया है विश्व राजनीति में नई संस्थाएं, विश्व की राजनीति में नई संस्थाएं क्या क्या है, जैसे रसिया है। ठीक है, बाल्कन राज्य है और मध्य एशियाई राज्य हैं, बाल्कन राज्य है और मध्य एशियाई राज्य है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। कम्युनिस्ट शासन के बाद लोकतांत्रिक राजनीति और पूंजीवाद का परिचय, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा CUT एग्ज़ाम के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट तीसरा सब टॉपिक है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। विश्व राजनीति में किस तरीके से अमेरिका की दादागिरी रही है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है, एक ध्रुवीयता का विकास, यानी पूरे विश्व का जो केंद्र है एक ध्रुवी हो गया और उस एक ध्रुव का जो सर्वे सर्वा है अमेरिका,
अमेरिका पूरे डोमिनेंट रूप में शीत युद्ध के बाद देखने में सामने आया, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद है अफगानिस्तान पहला खाड़ी युद्ध किस प्रकार हुआ और इसके क्या परिणाम हुआ। इसके बाद आपको 9/11 की प्रतिक्रिया और इराक पर हमला किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और विचारधारा में अमेरिकी वर्चस्व। किस तरीके से विश्व की अर्थव्यवस्था में और विचारधारा में अमेरिका का वर्चस्व छाया, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से भारत ने पुनर्संवाद के रूप में दर्शाया, इसको भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सब टॉपिक आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के बेसिकली वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। इसमें भी खास करके आपको पढ़ना है माओ के युग के बाद आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय किस प्रकार से हुआ है, यूरोपीय संघ के बारे में अध्ययन करना है, आसियान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और इसका क्यों निर्माण किया गया, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चीन के साथ भारत के बदलते रिश्ते, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, जो सब टॉपिक दिया गया है, 5वां सब टॉपिक है उत्तर शीत युद्ध में दक्षिण एशिया। ठीक है, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, पाकिस्तान और नेपाल में लोकतंत्रीकरण और उसका उत्क्रमण, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है श्रीलंका में जाति संघर्ष। श्रीलंका में जाति संघर्ष क्यों हुए, क्या कारण थे और इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में भी अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत और क्या आपको पढ़ना है, क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट दक्षिण एशिया में शांति के लिए संघर्ष और प्रयास। जो साउथ एशिया है उसमें शांति के लिए किस प्रकार से संघर्ष हुआ, ठीक है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके साथ ही साथ अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से रहे हैं आज़ादी के बाद, इसको भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है पॉलिटिकल साइंस सिलेबस के अंतर्गत, ताकि आप COT UG 2025 का एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएँ और आप अपने मनपसंद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले करके अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको सिलेबस के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, जो 6वां सब टॉपिक है वह है एक ध्रुवी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यानी मैंने पहले ही बताया कि एक ध्रुवी अर्थात पूरा विश्व एक ध्रुव में केंद्रित हो गया था और उस ध्रुव का जो सर्वे सर्वा था अमेरिका था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने थे, इसके बारे में भी आपको डिटेल में अध्ययन करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में अक्सर इससे प्रश्न 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ और इसका भविष्य क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसी के आगे दिया गया है पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति क्या रही है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। नए अंतर्राष्ट्रीय नायकों का उदय, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन कौन कौन से बने, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। खास करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, विश्व बैंक है, तो इन सभी के बारे में आपको अध्ययन से करना है। ठीक, नेक्स्ट है वैश्विक शासन के नए संस्थान कितने लोकतांत्रिक
तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स है वह है समसामयिक दुनिया में सुरक्षा, यानी तत्कालीन समय में दुनिया में सुरक्षा के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। वह है सुरक्षा की पारंपरिक चिंताएं और निशस्त्रीकरण की राजनीति। निशस्त्रीकरण की राजनीति क्या है, मतलब पूरे विश्व से शस्त्रों के होड़ जो चली रही थी, शस्त्रों को पूरी तरीके से खत्म कर देना है ताकि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। तो निशस्त्रीकरण की राजनीति क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, मानव सुरक्षा, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। साथ ही साथ मानवाधिकार क्या है और प्रवासन की समस्या किस प्रकार से रही, चुनौती रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब टॉपिक है विश्व राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, पर्यावरणीय आंदोलन और वैश्विक पर्यावरण मानदंडों का विकास, पारंपरिक और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर संघर्ष, मूलवासियों के अधिकार, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आपका CUT 2025 UG एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरणीय बहस में भारत की दृष्टि, यानी जो विश्व में पर्यावरण संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसमें भारत की दृष्टि किस प्रकार से रही, भारत ने किस प्रकार से इनिशिएटिव लिया पर्यावरणीय संकट को सुलझाने में, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट सब टॉपिक है वैश्वीकरण और इसके आलोचक। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ किस प्रकार से रही है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तथा इसके साथ ही साथ वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति पर बहस, इसके बारे में भी अध्ययन करना है कि वैश्वीकरण के क्या क्या परिणाम हुए और इस पर किस प्रकार से एक बहस छिड़ी हुई थी इसके परिणामों को लेकर के, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। फिर इसके बाद है वैश्वीकरण के विरोध में कौन कौन से आंदोलन चले हैं वैश्विक स्तर पर, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है कि वैश्वीकरण से क्या नुकसान होगा पूरे विश्व को, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वैश्वीकरण के एक दायरे के रूप में भारत, ठीक है, और इसके खिलाफ संघर्ष। भारत ने पूरे विश्व में वैश्वीकरण को क्यों अपनाया और वैश्वीकरण अपनाने के पीछे भारत का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह पूरे राजनीति विज्ञान CUT UG का सलेबस रहा। सलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारे बिंदुओं को मैंने आपको समझाया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पूरे मन लगा करके अच्छे से मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मैं निश्चित पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले CUT UG 2025 के एग्ज़ाम में आपका निश्चित सिलेक्शन होगा और आपका जो सपना है कि हमें एक बेहतर तरीके से अपने मनपसंद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने मनपसंद के यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे और आप अच्छे से अपने सपनों को साकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो एक एक टॉपिक पर लेकर के आता रहूं। आप सभी लोगों का एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए मैं अजय कुमार सिंह बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।